हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस समरी ऑफ द मेटाफिजिकल पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. इट वाज रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट Andrew Marvell, who was also satirist as well as politician in the House of Commons. So To His Coy Mistress was one of his famous poem. So before I start with the analysis of the poem, I would like to give you a quick summary of this poem To His Coy Mistress. तो ये जो word है coy, इसका मतलब होता है प्रिटेंडिंग टू बी इनोसेंट और प्रिटेंडिंग टू बी शाय. शर्माने की एक्टिंग करना, शर्माने का दिखावा करना, बट एक्चुअली में शर्माना नहीं. तो ऐसे एक्ट को क्या बोलते हैं? कॉय. सो व्हाट दिस पोएम इज अबाउट. इन दिस पोएम स्पीकर अटेम्प्ट्स टू परसुएड हिज रेजिस्टेंट लवर दैट दे शुड हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो इस पोएम में स्पीकर अपने लवर को परसुएड कर रहा है, मतलब कि अपने लवर को मना रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए. वो उसे कह रहा है कि अगर हमारे पास पूरी लाइफ होती तो तुम्हारा ये जो शर्माना है मैं उसे क्राइम नहीं मानता, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम लोग को कभी ना कभी मर जाना है, तो ये सब शर्मा के कोई मतलब नहीं है, हम खाली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें उसको रीज़न दे रहा है. तो ये पोएम इसी के बारे में है. चलिए देखते हैं. हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम. वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे to walk and pass our long love's day. So speaker says to his beloved that if they had plenty of time and space in this world to live, then her shyness would not be considered as a crime. अगर उनके पास पूरी लाइफ होती जीने के लिए, वो कभी नहीं मरते, तो उसकी जो बिलव्ड है उसका शर्माना जो है वो क्राइम नहीं होता. लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है, कभी ना कभी वो मर जाएंगे, तो इसीलिए अभी स्पीकर को उसका शर्माना जो है क्राइम जैसा लग रहा है. तो स्पीकर आगे ऐड करता है, अगर उनके पास इनफ टाइम होता, बहुत ज़्यादा टाइम होता, तो आराम से वो कहीं एक जगह बैठकर कुछ प्लान करते कि कैसे वो अपना पूरा दिन बिताए, कैसे पूरे दिन का टाइम पास करें. ओके, दे वुड प्लान हाउ दे वुड वॉक और हाउ दे वुड पास द लॉन्ग लव स्टे. Thou by the Indian Ganges side shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of Jews. So again the speaker continues with the same argument. यहाँ पे वो ये इमेजिन कर रहा है कि अगर उसके पास लिमिटलेस लाइफ होता तो क्या कंडीशन होता. सो स्पीकर सेज इफ दे हैड इनफ टाइम, his beloved would sit besides the river Ganga in India and collect some valuable stone like rubies. तो यहाँ पे ये माना गया है कि जो उसकी beloved है वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है, इसीलिए रिवर गंगा का एग्जाम्पल दिया है. स्पीकर कह रहा है कि अगर हमारे पास इनफ टाइम होता तो तुम आराम से रिवर गंगा के पास बैठ के रूबीज को कलेक्ट करती, और दूसरी तरफ मैं रिवर हम्बर के पास बैठ के कंप्लेन करता कि जो मेरी बिलव्ड है वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है. फिर नेक्स्ट लाइन में स्पीकर ये एक्सप्रेस करता है कि वो अपनी बिलव्ड से कितना ज़्यादा प्यार करता है. दैट ही वुड लव हिज मिस्ट्रेस फॉर 10 years before the flood. तो ये जो फ्लड है, जो बाढ़ है जिस बारे में बात हो रही है, वो क्रिश्चियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बाढ़ था, सबसे बड़ा फ्लड था, जिसके बारे में बाइबल में मेंशन किया गया है. तो उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वो अपने बिलव्ड से 10 years बिफोर फ्लड से प्यार करता, और उसकी बिलव्ड जो है उसे रेफ्यूज़ करती, उसे मना करती जाती टिल द कन्वर्जन ऑफ द जूइश. सो जो कन्वर्जन ऑफ जूइश क्या है, ये क्रिश्चियन हिस्ट्री में एंड टाइम इवेंट को माना जाता है. तो यहाँ पे स्पीकर बाइबल से एग्जाम्पल लेके ये बता रहा है कि वो अपनी बिलव्ड से 10 years बिफोर द फ्लड से प्यार करते रहता, और उसकी जो बिलव्ड है उसे उस टाइम से रेफ्यूज़ करते करते ये कन्वर्जन ऑफ जूइश तक उसे रेफ्यूज़ करती. तो एक पीरियड के बारे में बता रहे, इतने लंबे समय तक ये सब नखरा चलता रहता अगर हमारे पास लिमिटलेस लाइफ होती तो यहाँ पे स्पीकर अपनी बिलव्ड को लाइन बाय लाइन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर उनके पास इनफ टाइम होता, लिमिटलेस लाइफ होती, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती. माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो. 100 years शुड गो टू प्रेज thine eyes and on thy forehead gaze. So in the next line, speaker compares his love with vegetable love. Why he compares with vegetable? Because it grows slowly and organically without any external force. In the same way, his love is growing slowly. Gradually his love is growing. Then speaker further suggests that if time permitted, अगर उनके पास बहुत टाइम होता तो उनका जो ये प्यार है एक वास्ट एम्पायर के विड्थ के बराबर, चौड़ाई के बराबर ग्रो होता, और भी स्लोली ग्रो होता. फिर
स्पीकर आगे कहता है अगर उसके पास इनफ टाइम होता, लिमिटलेस लाइफ होती, तो उसके बॉडी के हर एक पार्ट को प्रेस करता, उसकी तारीफ करता, 100 ईयर्स तक सिर्फ उसकी आंखों की तारीफ करता और उसके फोरहेड को गेज करता, उसको देखते रहता। 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest. An age at least to every part, and the last age should show your heart. For lady you deserve this state, nor would I love at lower rate. Now these lines are the continuation of the previous lines. He says that, speaker says that 200 years he will take to adore each breast, but the 30,000 to the rest part of the body. Okay, he will take 30,000 years to praise rest part of the body and 200 years to praise each breast. और कंडीशन क्या है? जब उनके पास बहुत टाइम होगा, इनफ टाइम होगा तब। तो स्पीकर कह रहा है कि वो अपने पूरा एज लगा देगा अपने बिलव्ड के बॉडी के एक एक पार्ट को प्रेस करने के लिए, और फिर एकदम एंड में उसके हार्ट को प्रेस करेगा, उसके हार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो स्पीकर यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि उसकी जो बिलव्ड है ऐसे प्रेस को, ऐसी तारीफ को डिजर्व करती है। He says that she is so beautiful, so charming that the lover couldn't love her any lesser if he got enough time in his life. But at my back I always hear time's winged chariot hurrying near, and yonder all before us lie deserts of vast eternity. So here begins the second section of the poem. जो पहला सेक्शन था उसमें स्पीकर जो है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है। अगर उनके पास बहुत टाइम होता, इनफ टाइम होता, तो लोग ऐसा करते, वैसा करते। ओके, तो स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ लव दैट दे कुड एंजॉय इफ दे हैड इनफ और लिमिटलेस life, but which was impossible. So in these lines, speaker says that he hears the sounds of the time's wing as it flies closely behind their back. तो स्पीकर ये फील कर रहा है कि जो समय है, जो टाइम है, वो पंख लगा के उड़ रहा है और उसके उड़ने की आवाज़ आ रही है। तो जो टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। फिर स्पीकर आगे कहता है कि दूर डिस्टेंस पे, मतलब यॉन्डर मतलब डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे एक दूसरी दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है जो कि एक वास्ट डेजर्ट की तरह है। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपने शॉर्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत छोटी है, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सो व्हाट स्पीकर सेज दैट द अदर वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर अस एट अ डिस्टेंस, इट्स लाइक अ वास्ट डेजर्ट ऑफ इटर्निटी lying before us. So through these lines, speaker reminds his lover about the shortness of life. Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound my echoing song, then warmth shall try that long preserved virginity. अब यहाँ पे स्पीकर आफ्टर दैट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि मरने के बाद क्या हालत होने वाली है। तो स्पीकर कह रहा है जब हम अपने अपने कब्र में रहेंगे, वॉल्ट मतलब कॉफिन होता है, कब्र, तो उसमें जब हम रहेंगे तो हमारी जो ये ब्यूटी है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, धूल बन जाएगी, और मेरी आवाज़ तुम तक नहीं आएगी, और जो ये तुम्हारी लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा, वॉर्म्स जो है, जो कीड़े हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो वो ये कह रहे हैं, मतलब स्पीकर इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि मरने के बाद ये जो ब्यूटी है, ये जो वर्जिनिटी है, वो यूजलेस हो जाती है। सो स्पीकर सेज टू हिज बिलव्ड दैट योर ब्यूटी विल फेड एज सून एज यू विल डाई and everything will vanish and turn to dust. In short, speaker tries to make his lady realize that things like beauty and virginity are of no use after death. And your quaint honor turn to dust, and into ashes all my lust. The grave's a fine and private place, but none, I think, do their embrace. तो यहाँ पे स्पीकर कह रहा है तुम्हारी वर्जिनिटी के साथ साथ तुम्हारा जो ये ऑनर है वो भी डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो मेरे लस्ट है तुम्हारी ब्यूटी को लेके वो भी एशेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राख बन जाएंगे। फिर स्पीकर आगे कहता है जो ग्रेव्स है, मतलब जो कब्र है, वो भले ही एक प्राइवेट प्लेस है, बहुत अच्छा प्राइवेट प्लेस है, लेकिन वहाँ पर हम एक दूसरे को एम्ब्रेस नहीं कर सकते, वहाँ एक दूसरे को हग नहीं कर सकते। सो द रिमेनिंग पार्ट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द पोएम वेयर स्पीकर स्टार्ट्स विथ नाउ देयरफॉर। इसका मतलब ये है कि स्पीकर अब बात कर रहा है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले कि टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए। Now therefore while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, now let us sports us while we may. So speaker says that youth is the best part of life to enjoy.
जो जवानी होती है वो सबसे बेस्ट पार्ट होती है अपनी लाइफ की, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, पैशनेट रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं। हमारा जो स्किन होता है वो भी एक मॉर्निंग ड्यू की तरह फ्रेश रहता है। तो ये सब चीज़ें वो अपनी बिलव से कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा सोल है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है बाहर आने के लिए। ट्रांसपायर मतलब टू कम आउट। तो स्पीकर यहाँ पे अपने बिलव से कह रहा है कि जो तुम्हारा सोल है तुम्हारे स्किन के सारे पोर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आना चाहता है। तो यहाँ पे एक्चुअली स्पीकर अपनी लेडी के इरोटिक डिज़ायर के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो तुम्हारी इरोटिक डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है बाहर आने के लिए। वो बिलीव करता है कि वो उसकी बॉडी में देख सकता है वो चीज़। सो ही सजेस्ट दैट दे शुड इंडल्ज इन फिजिकल लव मेकिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन द लास्ट लाइन द वर्ड स्पोर्ट hints at a sexual play. And now, like amorous birds of prey, rather at once our time devour, then languish in his slow-chapped power. The speaker now suggests that two lovers should be like passionate praying birds. Amorous means passionate. तो स्पीकर कह रहा है कि दोनों लवर को एक प्रेइंग बर्ड की तरह होना चाहिए, शिकारी बर्ड की तरह, जैसे कि ईगल होते हैं जो अपने शिकार को इमीडिएटली खा लेते हैं। डिवोवर मीन्स इमीडिएटली खाना, तुरंत, क्विकली खा लेना। He means to say that unless the lovers enjoy their time at their youthful height, time won't wait for them and they will slowly suffer. Languish means slowly suffer the distracting power of time. So in short, before the time flies, they should make a love. This is what the speaker is trying to convey to his beloved. Let us roll all our strength and all our sweetness up to into one ball and tear our pleasure with rough strife through the iron gates of life. Thus though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. तो स्पीकर यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि वो दोनों अपने स्वीटनेस से पूरे स्ट्रेंथ और पैशन को एक कर दे, ताकि वो अपने लाइफ के प्लेजर को, अपने लाइफ के हैप्पीनेस को इंजॉय कर सके। स्पीकर कहता है जो लाइफ है वो एक आयरन गेट की तरह होता है जो कि ईजिली ओपन नहीं होता। इसीलिए वो अपने लवर से कह रहा है कि हम दोनों अपने स्ट्रेंथ और पैशन से इस आयरन गेट को टियर कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फिर आगे स्पीकर कहता है जो हमारा यूथ का टाइम है, जो हमारा जवानी का टाइम है, उसे हम रोक नहीं सकते। ये जो लाइन है, दस दाउ वी कैनॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल, मतलब ये जो सन है इसको यूथफुलनेस से कंपेयर किया गया है कि जैसे हम सन को एक जगह पर नहीं रोक सकते, वैसे ही हम अपनी जवानी को भी नहीं रोक सकते, हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे। So in the last couplet, poet wants to say that they can't make their good times of youth wait for them. Okay. However, they can make most of their times with love's unitedness. So it would be fitting challenge to the running of time. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही। I hope ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।